बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एस्केप फ्रॉम एल्केट्राज। ये एक सच्ची बायोग्राफिकल कहानी है और ये कहानी है फ्रैंक मॉरिस की। फ्रैंक मॉरिस एक अपराधी है और उसने कई तरह के अपराध किए हैं और साथ ही साथ वो कई जेलों से भाग भी चुका है। इसका आईक्यू लेवल काफी अच्छा होता है और इसके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए इसे यूएस की एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी भागा नहीं है। और इस जेल का नाम होता है एल्केट्राज, क्योंकि ये यूएस के एल्केट्राज आइलैंड में स्थित होता है। अब यहाँ पर फ्रैंक को लाया जाता है। फ्रैंक को यहाँ पर लाने के बाद पूरी तरह से चेक किया जाता है, कहीं वो अपने साथ कोई ऐसी चीज तो नहीं ला रहा जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके या इस जेल से भागने की कोशिश करे। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता और उसे एल्केट्राज की एक सेल में बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह यहाँ का जो वार्डन होता है वो उसे अपने पास बुलाता है और इस वार्डन का नाम होता है पैट्रिक। पैट्रिक उसे बोलता है कि जब कोई इंसान समाज में कोई जुर्म करता है तो उसे जेल भेजा जाता है और जब कोई जेल के नियम तोड़ता है तो उसे एल्केट्राज भेजा जाता है। चोरी, धोखाधड़ी, तस्करी और कई जेलों से तुम भाग चुके हो, लेकिन एल्केट्राज से आज तक कोई भी नहीं भागा और अब इस जेल की 4 दीवारें ही तुम्हारी जिंदगी है। यहाँ से कई कैदियों ने भागने की कोशिश भी की, या तो वो खाड़ी में डूब गए या उन्हें गोली मारकर मार दिया गया। इस जेल को इसलिए बनाया था ताकि हम समाज के सारे सड़े हुए अंडों को एक जगह रख सके। यहाँ पर हम अच्छे इंसान नहीं बनाते बल्कि अच्छे कैदी बनाते हैं। मेरे होते हुए यहाँ से आज तक कोई नहीं भागा और ना ही कोई भाग सकेगा। दरअसल वार्डन ने उसे इसलिए बुलाया होता है ताकि वो यहाँ पर उन लोगों के नाम लिखवा सके जो उससे जेल में मिलने आएंगे, पर पैट्रिक कोई भी नाम नहीं लिखवाता और वो वहां से चला जाता है। पैट्रिक ने दरअसल वार्डन के ऑफिस से एक नेल कटर चुरा लिया होता है जिसके बारे में वार्डन को पता नहीं चलता। अब अगले दिन जब फ्रैंक बाकी सभी कैदियों के साथ शावर ले रहा होता है तो उसके पास एक कैदी आता है। ये एक रेपिस्ट है जिसका नाम ब्रूस होता है, लेकिन सब इसे वोल्फ भी कहते हैं। ये फ्रैंक के पास आता है और कहता है कि मैं एक नई वेश्या को ढूंढ रहा था और अब वो मुझे मिल चुकी है। दरअसल उसका इशारा फ्रैंक की तरफ होता है। फ्रैंक उसकी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। अब इसी शाम को फ्रैंक लाइब्रेरी में जाता है क्योंकि उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो सभी कैदियों को किताब देगा। लाइब्रेरी में यहाँ पर जो आदमी होता है जो रोज किताबें बांटता है उसका नाम इंग्लिश है। वो एक निग्रो है और उसने 2 गोरे लोगों को मारा था। उसके बाद उसे इस जेल में भेज दिया गया। फ्रैंक और इंग्लिश की काफी बातें होती है और अगले दिन जब ये जेल में बाहर होते हैं तो फ्रैंक इंग्लिश के पास जाता है और ये दोनों आमने सामने बैठकर बातें करने लगते हैं। इंग्लिश उसे बताता है कि आज तक इस जेल से कोई भी नहीं भागा। वहां उन गार्ड्स को देखो, आमतौर पर एक गार्ड 7 कैदियों पर नजर रखता है, लेकिन एल्केट्राज में एक गार्ड सिर्फ 3 कैदियों पर नजर रखता है। और मान लो कि तुम इन दीवारों से बाहर निकल भी गए, लेकिन इस आइलैंड से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उस समंदर को देखो, वहां से तुम्हें 1 मील तैर कर जाना होगा, तब तुम इस जगह से निकल पाओगे। लेकिन लहरें इतनी तेज हैं कि ये 1 मील के फासले को कई मीलों का बना देती है और पानी इतना ठंडा कि तुम्हारे हाथ जम जाएंगे। और ऐसा करना एक और वजह से नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पर हर रोज 12 बार कैदियों की गिनती होती है। फ्रैंक बहुत ही शांत होता है, वो सबसे अच्छे से बात करता है और उसी रात को उसके पास एक गार्ड आता है और वो फ्रैंक को कहता है कि मैं तुम्हें लकड़ी का काम दे रहा हूँ और जिसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। दरअसल इस जेल में कैदियों से काम भी करवाया जाता है जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं। अगले दिन जब फ्रैंक बाहर होता है सारे कैदियों के साथ, तो वुल्फ, वो आदमी जिसको उसने शावर में नहाते हुए मारा था, वो उसकी तरफ चाकू लेके बढ़ता है क्योंकि वो इसे मारना चाहता है। लेकिन फ्रैंक को पता चल जाता है कि वो उस पर वार करने वाला है और इनके बीच में हाथापाई होती है। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और जब वो वुल्फ को रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन बाकी गार्ड आकर उन सबको रोक लेते हैं। इसके बाद वुल्फ को ब्लॉक डी में भेज दिया जाता है। ब्लॉक डी में काल कोठरियां हैं जहां पर पूरी तरह से अंधेरा होता है और साथ में फ्रैंक को भी वहां भेज दिया जाता है। फ्रैंक कहता है कि उसने मुझ पे हमला किया था, लेकिन गार्ड उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अब फ्रैंक और वुल्फ दोनों ब्लॉक डी में यानी कि काल कोठरियों में हैं। फ्रैंक को कुछ दिनों बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन वुल्फ को अभी भी ब्लॉक डी में रखा जाता है। अब इसी जेल में एक कैदी होता है जिसका नाम डॉक होता है और डॉक हमेशा पेंटिंग करता है। वो बहुत अच्छा पेंटर होता है और एक दिन जब वार्डन उसकी सेल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि डॉक ने उनके और बाकी गार्ड्स के कैरिकेचर्स यानी कि कार्टूनिश पिक्चर बनाई होती है और इस बात से गुस्सा होकर वार्डन डॉग की पेंटिंग को बंद करवा देता है। वो कहता है कि आज के बाद वो कभी भी पेंटिंग नहीं करेंगे। डॉग को पेंटिंग से प्यार है, वो इसीलिए इस जेल में रह पाता है क्योंकि इस जेल में सबसे मुश्किल है वक्त गुजारना। घंटे, महीनों, सालों की तरह लगते हैं और अब जब डॉग को परमिशन नहीं होती कि वो पेंटिंग नहीं कर सकते
तो वो इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो अपनी उंगलियों को काट देते हैं, यानी कि अपनी उंगलियों को अपने हाथ से अलग कर देते हैं, वो भी उस वक्त जब ये सब लकड़ी का काम कर रहे होते हैं। उसी रात को फ्रैंक जब अपनी कोठरी में होता है तो उसे एक कॉकरोच दिखता है जो कि एक छोटी सी जाली के पास होता है। और जब फ्रैंक उस जाली को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि उसके आसपास की जो दीवार होती है वो सीलन से कच्ची हो चुकी है, क्योंकि इस जेल को बने हुए काफी साल हो चुके हैं। और उसके पास जो नेल कटर होता है जो वो वार्डन के रूम से लाया होता है, वो उससे दीवार को खुरसता है और उससे मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है। अगले दिन यहाँ पर फ्रैंक की 2 नए कैदियों से मुलाकात होती है। दरअसल फ्रैंक इन्हें पहले से जानता है, पहले ये सब एक ही जेल में थे और इन दोनों को 15 साल की सजा हुई है। फ्रैंक उन दोनों को और उस कैदी को जो उसके बगल वाली कोठरी में रहता है, इन तीनों को बताता है कि मैंने यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। वो कहता है कि हमारी कोठरियों में जो छोटी सी जाली है उसके चारों तरफ जो दीवार है वो सीलन से कच्ची हो चुकी है, क्योंकि इस जेल को बने हुए बहुत साल हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो ग्रिल्स है उन्हें भी जंग लग चुका है, तो वो भी आराम से टूट जाएंगी। हम वहां पर छेद बनाकर वहां से बाहर निकलकर ऊपर के रास्ते इस जेल से निकल सकते हैं। उन तीनों में से एक बोलता है कि जब हम दीवार पर छेद करेंगे तो कोई ना कोई गार्ड उसे देख लेगा, क्योंकि इतना बड़ा छेद जिससे आदमी निकल सके उसे एक दिन में नहीं बनाया जा सकता और गार्ड उसे देख सकता है। फ्रैंक कहता है कि हम मैगजीन्स के पेजेस से उसके गत्ते से उस पर पेंट करके हूबहू दीवार की शक्ल दे सकते हैं और उसे हम वहां पर लगा देंगे ताकि उस छेद को कोई भी ना देख पाए। जॉन कहता है कि रात को गार्ड पहरे पर होते हैं, वो गिनती पर होते हैं, इससे पहले हम यहाँ से निकलेंगे वो हमें पकड़ लेंगे। फ्रैंक बोलता है कि हमें एक डमी बनाना पड़ेगा, यानी एक डमी का सर बनाना पड़ेगा और हम ये कार्डबोर्ड से और प्लास्टर से कर सकते हैं और उन डमी के सिर को हम अपने बिस्तर पर रख देंगे ताकि गार्ड को ऐसा लगे कि हम सो रहे हैं, लेकिन हमारी डमी का सर बिल्कुल असली लगना चाहिए। वो जॉन को बोलता है कि तुम बाल काटने वाली जगह पर काम करते हो, तुम्हें वहां से कुछ बाल लेकर आने पड़ेंगे। और अपने दूसरे साथी को बोलता है कि तुम उस जगह काम करते हो जहां पर कपड़े धुले जाते हैं और तुम्हें वहां से कुछ रेन कोट चुराने होंगे ताकि हम अपने लिए लाइफ जैकेट और एक काम चलाओ बोट बना सकें। और अब ये चारों इस जेल से भागने की तैयारी कर रहे हैं जहां से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग सका। और अगले कई महीनों तक ये चारों के चारों अपने सेल की दीवार पर छेद करते हैं। दरअसल फ्रैंक और चार्ली आसपास वाली सेल में होते हैं, जबकि जॉन और उसका भाई क्लेरेंस ये दोनों आसपास वाली सेल में होते हैं। और जब एक इंसान अपनी दीवार पर छेद करता है तो दूसरा इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं गार्ड ना आ जाए। और साथ ही साथ फ्रैंक अपने नेल कटर को सीधा करके उसको पूरी तरह से आग की गर्मी से और एक मटेरियल से फिक्स कर लेता है जिससे उसे छेद करने में आसानी होती है। और ये खाने के दौरान वहां से चम्मच भी चुरा के ले आते हैं, तो अब इनके पास छेद करने के लिए चम्मच भी है और धीरे धीरे ये दीवार पर काफी हद तक छेद कर लेते हैं। लेकिन अभी भी वहां पर जाली होती है। और एक बार जब फ्रैंक लकड़ी का काम कर रहा होता है तो उसे मेटल का एक पीस दिखता है जिससे वो जाली को हटा सकता है, लेकिन उसका जो दोस्त चार्ली होता है वो कहता है कि ये मशीन में डिटेक्ट हो जाएगी, तुम इसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। और फ्रैंक जब उसे हाथ में पकड़कर बाहर ले जा रहा होता है तो मशीन में अलार्म बज जाता है। गार्ड उसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। फ्रैंक अपने हाथ में उसी टुकड़े को दिखाता है, वो कहता है कि मैंने इसे कपड़े टांगने के लिए बनाया है। गार्ड बोलता है तो उसमें लोहा क्यों लगा हुआ है, और वो उससे ले लेता है। लेकिन फ्रैंक ने यहाँ पे एक चालाकी की होती है, उसने ऐसे 2 अपने पास रखे थे, एक अपने जूते के अंदर छुपाकर, और जब अलार्म बजता है तो वो अपने हाथ वाला उसे दे देता है, लेकिन अभी भी दूसरा पीस उसके जूते के अंदर होता है। इस तरह से फ्रैंक उस टुकड़े को जो उसे जाली को हटाने के लिए चाहिए होता है अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता है। और उसी रात को वो उस जाली को निकाल देता है और कागज और गत्ते से उसी जाली की तरह ठीक नकली जाली बनाता है ताकि वो उस हिस्से को छुपा सके। और जब गार्ड उस तरफ देखे तो उसे पता ही ना चले कि यहाँ पर छेद है। अब जो फ्रैंक की बगल वाली सेल में उसका दोस्त चार्ली है, वो गार्ड से ड्राइंग पेपर मंगवाता है और साथ में कुछ कलर्स भी मंगवाता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इस कलर से जो इन्होंने ये नकली जाली बनाई है उसको ठीक दीवार की तरह पेंट कर सके। और अब इन्होंने अपने सिर की तरह एक डमी का सर तैयार कर लिया है ताकि ये उसे अपने बिस्तर पर रख सके और गार्ड ये सोचे कि ये सो रहे हैं। फ्रैंक का छेद पूरी तरह से बन चुका है और वो पहली बार अपनी कोठरी से बाहर निकलता है और वो पीछे के रास्ते धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाता है। और जब वो सबसे ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि ऊपर एक ग्रिल होती है और अगर इन्हें यहाँ से निकलना है तो इन्हें इस ग्रिल को हटाना होगा, लेकिन ये काफी ऊंचाई पर होती है, इसीलिए फ्रैंक का हाथ वहां पर नहीं पहुंचता और फ्रैंक वापस अपने सेल में आ जाता है।
और अगले दिन जब वो अपने तीनों साथियों के साथ खाना खा रहा होता है तो वो इन तीनों को बताता है कि कल रात को मैं ऊपर गया था, लेकिन वहां पर एक रोशनदान है, मुझे उस तक पहुंचने के लिए मदद चाहिए होगी। तुम लोग कहां तक पहुंचे? ये जो दो भाई होते हैं ये कहते हैं कि हमने काफी हद तक काम पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी फ्रैंक की बगल वाली सेल में जो चार्ली होता है उसने अपना काम नहीं किया होता। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। फ्रैंक बोलता है कि आज रात को मैं और जॉन ऊपर जाएंगे। साथ ही साथ फ्रैंक इन दोनों में से उसको जो उस जगह काम करता है जहां पर कपड़े धुले जाते हैं, वो उसे कहता है कि तुमने रेनकोट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मैं रोज वहां से एक पहन कर निकलूंगा। दरअसल रेनकोट से ये लोग पानी की एक बोट बनाना चाहते हैं जिसमें हवा भरकर ये वहां से यानी कि इस टापू से निकल सके। अब रात को फ्रैंक और जॉन ऊपर जाते हैं और फ्रैंक जॉन की मदद से ऊपर लोहे की सलाखों तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि ऊपर लोहे की एक छत है और वो नीचे आने के बाद जॉन को कहता है कि हम इन लोहे की सलाखों को किसी भी पाइप से फैलाकर ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से रास्ता बनाने के लिए हमें ड्रिल मशीन चाहिए होगी। यहीं पर एक आदमी है जो वर्कशॉप में काम करता है। फ्रैंक उसे जानता है। फ्रैंक उसे बोलता है क्या तुम मेरे लिए ड्रिल मशीन ला सकते हो? वो कहता है काम बहुत मुश्किल है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा और वो इन्हें ड्रिल मशीन लाकर दे देता है। एक बार फिर से फ्रैंक और जॉन ऊपर जाते हैं और फ्रैंक लोहे की रॉड की मदद से ऊपर रोशनदान में जो लोहे की सलाखें होती हैं उन्हें फैलाकर वो ऊपर पहुंच जाता है और ड्रिल मशीन से काम करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर कुछ आवाज होती है और नीचे जो गार्ड होता है वो ऊपर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन दोनों को देखता है ये वापस अपने सेल में चले जाते हैं। और अगले दिन जब ये सब खाना खा रहे होते तो फ्रैंक खाने की टेबल पर एक फूल रखता है और ये फूल वो डॉग की याद में रखता है, उस आदमी की याद में जिसने अपनी उंगलियां काट ली थी, जो पेंटर था। और तभी वहां पर वार्डन आता है और वो उस फूल को उठा लेता है। वो कहता है फ्रैंक ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। इस बात से गुस्सा होकर यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो डॉग का पुराना दोस्त होता है और जिसने फ्रैंक को ड्रिल मशीन दी थी। वो खड़ा होकर वार्डन पर हमला करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाता है। वार्डन कहता है कि शायद एल्केट्राज से कुछ लोगों की किस्मत में जिंदा बाहर जाना नहीं लिखा। ये वार्डन बहुत सख्त होता है और ये वही करता है जो इसके मन में होता है। ये किसी भी तरह से किसी भी कैदी को कोई भी काम करने के लिए आजादी नहीं देता। हर हाल में ये इन कैदियों को इस जेल में हमेशा के लिए कैद रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कई महीनों से काम करते करते लगभग अब इन सभी का काम पूरा हो चुका है और फ्रैंक उस साथी से पूछता है जो उस जगह काम करता है जहां पर रेनकोट होते। वो कहता है कि एयरबोट का और लाइफ जैकेट का क्या हुआ? वो कहता है कि मंगलवार तक तैयार हो जाएंगे। फ्रैंक कहता है कि हम मंगलवार को यहां से निकलेंगे। अब वार्डन को फ्रैंक पे शक है, इसीलिए वो उसकी सेल में आता है और उसका गार्ड उसकी सेल की, उसके बिस्तर की पूरी चेकिंग करता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और इसीलिए वार्डन और उसका गार्ड यहाँ से निकल जाते हैं। वार्डन अपने गार्ड से पूछता है क्या तुमने फ्रैंक को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा है? वो कहता है कभी कभी रात तक ही चार्ली से बात करता है। वार्डन कहता है कि फ्रैंक को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दो। उसका गार्ड कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए क्योंकि मुझे एक नई सेल को तैयार करना होगा और कागजी कार्रवाई भी करनी होगी और ये सारा काम बुधवार तक हो जाएगा। वार्डन कहता है कि मंगलवार की सुबह तक इसे यहाँ से शिफ्ट कर देना और अगर ऐसा हुआ तो मंगलवार की रात को इन सब का जो यहाँ से भागने का प्लान है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वोल्फ भी अब काल कोठरी से आ चुका है और वो एक बार फिर से कांच के टुकड़े से फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता फ्रैंक का दोस्त यहाँ पर जो इंग्लिश बना होता है वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो वोल्फ? लगता है तुम्हें कुछ सबक सिखाने होंगे। दरअसल इंग्लिश यहाँ पर बहुत वक्त से होता है और इस जेल में उसके साथ उसके कई और लोग भी होते हैं। अब इसी रात को ये चारों के चारों ये तय करते हैं कि ये एल्केट्राज से भाग जाएंगे और जब रात होती है तो ये अपने सेल से पीछे के रास्ते बाहर निकलते हैं, लेकिन चार्ली बहुत ज्यादा नर्वस होता है इसीलिए वो अपने सेल से बाहर नहीं निकल पाता और इन तीनों को अकेले ही इस जेल से भागने की कोशिश करनी पड़ती है। ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद ये गार्ड से लाइट से बचते हुए इस जेल से बाहर निकल जाते हैं और समंदर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जो इन्होंने लाइफ जैकेट्स और बोट बनाई होती है ये उसमें अपने मुंह से हवा भरते हैं और समंदर में उतर जाते हैं। वहीं अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि गार्ड जब राउंड पर आता है तो वो फ्रैंक को बोलता है कि उठो फ्रैंक, लेकिन फ्रैंक कोई भी रिएक्शन नहीं देता और जब वो उसके सेल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर फ्रैंक नहीं होता बल्कि डमी का सिर होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और अलार्म बज जाता है। वहीं अपनी सेल में इंग्लिश हंस रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का पूरा आभास था कि फ्रैंक इस जेल से भागने वाला है।
इसके बाद पुलिस के हेलीकॉप्टर, वार्डन और सारे गार्ड समंदर के किनारे पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है समंदर। वार्डन अपने गार्ड से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ मिला? वो कहता है कि मुझे यहाँ पर जॉन और उसके भाई की कुछ तस्वीरें और रेनकोट का ये अजीब सा टुकड़ा मिला है। वार्डन कहता है इसका मतलब वो डूब गए। हालांकि गार्ड को अभी भी इस बात पर शक है। वो पूछता है ऐसा क्यों? वार्डन कहता है कि ये उनकी पर्सनल चीजें थी, अगर वो डूबे नहीं होते तो इन्हें अपने साथ ले जाते। तभी वार्डन की नजर एक फूल पर पड़ती है और ये फूल उसी की जेल का होता है जिसे डॉक ने और उसके साथी ने लगाया था, और जिस फूल को खाने की टेबल पर रखकर फ्रैंक और उसके सभी साथी डॉग को याद कर रहे थे और वार्डन ने उस फूल को हटा दिया था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वार्डन को बोलता है कि आपको वॉशिंगटन में डायरेक्टर ने बुलाया है, और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि कल रात को कोहरा कम था और लहरें भी हल्की थी, और अगर वो रात को निकले तो उनके पास पूरे 9.5 घंटे थे। लगता है वो निकल गए। वार्डन कहते हैं कि नहीं, वो डूब कर मर गए। लेकिन वार्डन कहीं ना कहीं अंदर ये जानता है कि वो तीनों के तीनों यहाँ से भाग चुके हैं, और इस घटना के बाद वार्डन को रिटायरमेंट दे दिया जाता है। हालांकि उनके रिटायर होने का वक्त नहीं हुआ होता, लेकिन पहली बार एल्केट्राज से कोई भागा होता है। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी मानते थे कि वो तीनों समंदर में डूब चुके हैं, इसीलिए खोजी दस्तों को उन्हें ढूंढने के लिए, उनकी लाशों को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। लेकिन उन तीनों की बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। इसका मतलब वो तीनों एल्केट्राज से भाग चुके थे, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। इस मूवी का बजट था $8 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाई की थी $43 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।